एक छोटा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, उसके बाद में मास्टर्स डिग्री की थर्मल इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से। वो सब करने के बाद में जॉब लगा। वो सब करते करते ये समझ बनी कि समाज में यदि शिक्षा में कुछ काम नहीं किया गया तो कोई समस्या का समाधान नहीं आएगा। तब की कोई खास समझ नहीं थी, तब तो ये लगा कि स्कूली शिक्षा ही सबको मिलनी चाहिए, और उसके लिए फिर हमने काम करना शुरू किया। वो यात्रा कहीं गाँव की तरफ ले गई। गाँव में जाके जब हमने काम करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को स्कूल ले जाना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि एक कुम्हार का बेटा जो है उसे मिट्टी के साथ काम नहीं करना है, एक किसान को खेती नहीं करनी है। जिसकी अहमदाबाद शहर से 30-40-50 किलोमीटर की दूरी पे करोड़ों की जमीन है अपनी खुद की, जिस जमीन में खेती करके वो कम से कम साल का 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लेता है। वो अहमदाबाद के किसी रेस्टोरेंट में 8,000 रुपए महीने की वेटर की नौकरी करना अपना सपना पाल के बैठा है। मतलब मैं कोई आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे आर्थिक लाभ की बात कर रहा हूँ। साल का 20 लाख ज्यादा होता है, महीने का 8,000 ज्यादा होता है। तो सिर्फ पैसों की भी बात नहीं है। बात यह है कि हमारे सामने एक दृश्य को खड़ा कर दिया गया है कि सफलता किसे कहेंगे, और उसी के अनुसार फिर सारा काम होने लगा। तो हमें समझ में आया कि हम जिस शिक्षा के साथ में काम कर रहे हैं वो शिक्षा तो समाज में विनाश ला रही है, तो ये शिक्षा को तो छोड़ना चाहिए। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, वैसे भी हमने भी राजीव दीक्षित जी को सुना और बाकी भी कई सारे विचारकों को सुना, कई सारे लोगों को पढ़ा, काफी सारे लोगों से मिले। उससे भी ये समझ में आया कि यदि भारत को समझना है तो भारत के गाँव को देखे बिना कुछ होगा नहीं। मेरी परवरिश पहले से शहर में हुई, अहमदाबाद में हुई है, और मेरी पत्नी की भी एक छोटे से टाउन में और थोड़ी सी अहमदाबाद में हुई, तो हम दोनों ने ही गाँव को उस तरह से देखा नहीं था। तो ये हमारे मन में था कि हम गाँव को देखेंगे, हम भारत को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। तो हमने सन 2015 की बात है कि तब हमने यात्रा करना शुरू किया। यात्रा में कुछ ऐसा होता था कि हमें पता चलता था कि किसी कोने में, राजस्थान में मान लीजिए, कहीं किसी गांव में कोई एक संस्था शिक्षा का कुछ काम कर रही है, कहीं पे पंजाब में कोई कुछ कर रहा है, कहीं हरियाणा में कोई कुछ कर रहा है, कहीं हिमाचल में कोई कुछ कर रहा है, कहीं उत्तराखंड में कोई कुछ कर रहा है। पहले तो हम शिक्षा संस्थानों को मिलते थे, हमें ये लगता था कि हम शिक्षा के जितने प्रयास है देश में उन सबको देखें। तो उनके यहाँ पर जाना, वहाँ पर 2 दिन 4 दिन रुकना, उनके साथ बात करना, उनके काम को देखना, ये सब होता था। ये सब करते करते फिर ये समझ में आया कि यदि आपको शिक्षा में काम करना है तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा किताबों में कैद है। हम कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति देती है वो विद्या, उसी विद्या को हम किताबों के अंदर कैद करके रखेंगे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो ये समझ में आया कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो आपको तो जीवन के हर एक क्षेत्र के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको खेती भी देखनी पड़ेगी, आपको कला भी देखनी पड़ेगी, आपको संगीत भी देखना पड़ेगा, आपको साहित्य भी देखना पड़ेगा, आपको अध्यात्म भी देखना पड़ेगा, आपको चित्र भी देखना पड़ेगा, आपको कारीगरी भी देखनी पड़ेगी, आपको इतिहास भी देखना पड़ेगा, आपको भूगोल भी देखनी पड़ेगी, आपको खगोल भी देखना पड़ेगा, आपको ज्योतिष भी देखना पड़ेगा। जीवन का एक भी क्षेत्र नहीं जिससे आप अछूते रहकर शिक्षा में काम कर सको। आपको राजनीति भी देखनी पड़ेगी, आपको अर्थशास्त्र भी देखना पड़ेगा, आपको प्रकृति भी देखनी पड़ेगी, आपको गोपालन भी देखना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते यदि आप शिक्षा में काम करना चाहते हैं। तो फिर हमने अपने ये जो सीमाएं थी उनका थोड़ा सा विस्तरण किया, और ये थोड़ा सा समझा कि कम से कम जो लोग केवल अपने मुनाफे के लिए, केवल अपनी दाल रोटी चलाने के लिए काम ना करके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों के कामों को देखा जाए देश भर में, और उनके साथ जाकर के उनकी यात्रा का हिस्सेदार बना जाए। तो हमने उस तरह से भारत भ्रमण किया। उत्तरी भारत में हम काफ़ी सारी जगहों पर गए, दक्षिण में काफ़ी सारी जगह पर गए, पश्चिम में, मध्य में। तो पूर्वी क्षेत्र अभी तक छूटा हुआ है, उसको छोड़ के मेरे ख्याल से 16-17 राज्यों के पता नहीं कितने, शायद 100-125 गाँव में हम लोग घूमे होंगे। कुछ कुछ तो ऐसे गांव जिनका आपको गूगल मैप में नाम भी नहीं मिलेगा। तो हम करोड़ों की हवेलियों में भी रहे, और हम ऐसी जगह भी रहे कि जहाँ पूरे गांव में एक भी शौचालय, एक भी बाथरूम नहीं है, और 2 लोगों को सोने के लिए बस एक पतली सी चारपाई भी दी गई हो। तो जहाँ पर जाना है वहाँ पर उन्हीं के साथ, उन्हीं की परिस्थिति में रहना है, वो जहाँ भी रहते हैं उसी प्रकार से रहना है, वो जो खाना खाते हैं वही खाना है, उनकी जीवन, उनकी दिनचर्या में अपने आप को घोल लेना है। उस प्रकार से हमने ये कुछ प्रयासों को जानने समझने का प्रयास किया, और ये सब करते करते हमारा सौभाग्य था कि हम लोग वर्धा में ही थे, राजीव दीक्षित जी के वो केंद्र पे, और वहाँ से फिर हमें किसी ने भेजा आदिलाबाद, तेलंगाना में। तो वहाँ रोहित शर्मा जी, गुरु जी से हमारा मिलना हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे सामने भारत की व्यवस्था को, भारत के गाँव को और इन सभी बातों को परिभाषित किया एकदम सीधी सरल सी बात में, तो कहीं ना कहीं लगा कि जीवन के 28-30 वर्षों में जो भी ज्ञान अर्जित किया था
कुछ 2-3 घंटे में उससे ज़्यादा कुछ मिला, ऐसी हमें अनुभूति हुई हम दोनों को। और फिर वहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहा और फिर हमें पता चला कि आज तक तो हम देश को, दुनिया को कुछ पराई दृष्टि से देख रहे थे। हमारी आंखों पे कुछ चश्मा लगाया हुआ था। अच्छा, चश्मे 2 तरह के होते हैं। एक चश्मा ये होता है कि जो बाहर से आता है, पश्चिम से आता है, अंग्रेजों की तरफ से आता है, वो सब अच्छा, हमारा सब बुरा। ये चश्मा तो हम में से काफ़ी सारे लोग उतार चुके हैं, लेकिन हम में से काफ़ी सारे लोगों ने एक दूसरा गलत चश्मा भी पहन रखा है कि जो भारत का है वो सब अच्छा, जो पश्चिम का है वो सब बुरा। हम तथ्य को उसकी वस्तुपरकता के आधार से समझने की क्षमता को खो चुके हैं। मैं आपके सामने एक बात यदि रखूं तो वो बात सही है या गलत, आप उसको कैसे पहचानेंगे? आप उसको पहचानने के लिए उस बात को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? वो बात किसने कही है। यदि इस व्यक्ति ने कही है तो सही है, यदि उस व्यक्ति ने कही है तो गलत है। मैं अभी उदाहरण नहीं ले रहा हूं क्योंकि उदाहरण लेने से बात भटक जाती है, लेकिन आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, है ना? तो हम मतलब चलो एक उदाहरण दे ही देता हूँ। मतलब ये तो जोक था, तो उसको जोक की तरह ले, अन्यथा ना ले। कि नरेंद्र मोदी कुछ बात किए जा रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भारत तो चातुर्वर्ण व्यवस्था का मैं तो समर्थक हूँ, ऐसी वैसी कुछ बातें। तो पीछे से बीजेपी के बाकी सब नेता बोल रहे थे, अरे क्या बोल रहे हो, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहे हो, वोट नहीं मिलेंगे, ये होगा वो होगा। और फिर बाद में नरेंद्र मोदी बताते कि ये सारी बातें तो महात्मा गांधी ने कही हुई, मैं तो बस दोहरा रहा हूँ। तो पूरा पासा पलट गया। ये एक राजनीतिक बात है जो हम सबके भीतर गहरी बैठी हुई। यही हम सबकी गलती है कि हम किसी भी बात का आकलन उससे करते हैं कि ये किसने कही है, हम उस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। तो हमने भारत के गांवों को समझने का प्रयास किया, अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास किया। जितने भी चश्मे आंखों पर लगे हुए हमें लगे, उन चश्मों को निकाल कर उस आधार से फिर उसे जानने समझने का प्रयास किया। और बिल्कुल भी महिमा मंडन नहीं करूँगा गाँव का। हम लोग ये सब करते कराते फिर ये यात्रा में काफ़ी सारा काम किया। हम लोग अभी आज की तारीख में मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं, लकड़ी से मूर्तियाँ बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के लकड़ी के मकान बनाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा आयुर्वेद को कुछ समझने का प्रयास है, उसके आधार से कुछ करने का प्रयास है। ये कोविड के टाइम पे हमने एक मेडिकल हेल्पलाइन शुरू की थी जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी के कुछ विशेषज्ञों के द्वारा हमने 24 घंटे एक फ्री में कंसल्टेशन सबको प्रोवाइड कराया था। एक पैरालीगल नेटवर्क शुरू किया था कि किसी को भी वैक्सीन के कारण कहीं भी अगर रोका जा रहा है तो आप कहीं से भी हमें बात कीजिए। भारत की कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 8, 10, 11 भाषाओं के भीतर तो 24 घंटे उसके लिए आपको निःशुल्क वो परामर्श दिया जाएगा कि और कितने ही लोगों की शायद उससे नौकरियां बची होगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। मतलब कुछ किया और फिर उसका कुछ परिणाम आया। तो इस तरह के कुछ काम रहे पिछले कुछ समय में। ये सब करते कराते फिर जब गाँव को हमने देखना शुरू किया, और आप यदि सही में गांव को देखना चाहेंगे तो आपको गांव में क्या दिखेगा? इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली जो हमने कोविड के पहले दिनों में जो जी एक कुछ मतलब इतनी सारी अलग अलग चीजें होती है कि कभी ध्यान से निकल जाता है। कुछ मित्रों के साथ मिलकर के हमने एक अभ्यास किया था, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी किया था जिसके अंदर हमने आंकड़ों के साथ कुछ खेल करके कुछ बातों को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया था। तो उसमें हमने ये किया था कि भारत के कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है और जनसंख्या के अनुपात में कितने लोगों को सरकार के अनुसार कोविड हुआ है और कितने लोगों की उसके कारण मृत्यु हुई है और कितने लोगों, और उसमें से फिर वहाँ के बाकी और कुछ पैरामीटर्स को हमने देखा कि उस राज्य में वन कितने हैं, जंगल, मतलब उस राज्य की कुल जमीन जो है उसके कितने प्रतिशत हिस्से में वन है। और ये सारे आंकड़े हमने सरकार की वेबसाइट से लिए थे। फिर हमने ये देखा कि वहाँ पर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर कितनी फ्लाइट का आना जाना रहता है, वहाँ का एयर ट्रैफिक कितना है, कितने व्यक्ति प्रति वर्ष वहाँ से सफर करते हैं, वहाँ पर बिजली की खपत कितनी होती है, वहाँ पर कचरा कितना जमा होता है, कितना उत्पन्न होता है। ये सारे आंकड़ों को जब हमने पाया तो हमने ये ढूंढा कि जहाँ जो विकास के मानदंड होते हैं कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर एयरपोर्ट ज़्यादा है, जहाँ पर एयर ट्रेवल ज़्यादा है, जहाँ पर जंगल कम है, जहाँ पर बड़े शहर ज़्यादा है, वहीं पर हमें बीमारी ज़्यादा मिली। और इसी को स्टैटिस्टिकली हमने साबित करने का प्रयास किया और काफ़ी लंबे 4-5 रिपोर्ट्स इसके हमने पब्लिश किए थे, हमारे वेबसाइट पे पब्लिश किए थे। फिर उन्हीं को कहीं किसी नेशनल पोर्टल पे पब्लिश करने की बात भी आई थी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी एक शुभ चिंतक ने ये कहा था कि हम इसको कुछ 1000 अखबारों में छपवा देंगे देश भर के अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उसके लिए 1.25 लाख रुपये लगेगा।
और फिर ये कहा गया था कि 1.25 लाख रुपए आपको नहीं देना है, वो देने के लिए भी कोई एक सज्जन तैयार है जो देना चाहते हैं। तो वहाँ पर मेरा ये कहना था कि हम जब पेड न्यूज़ के खुद विरोध में हैं तो चाहे वो पैसे मैं दूँ चाहे कोई और दे, हमें क्यों उसे छपवाना है? नहीं छपवाना। छपवाया होता तो आज शायद दृश्य कुछ अलग होता, लेकिन कुछ सिद्धांतों के साथ यदि आप समझौता करने लगे पहले से तो फिर हमें उनमें अंदर क्या रह जाएगा। तो ये भी कुछ एक काम हुआ था बीच में। तो इन सब कामों को लेकर के गांव को समझने का एक प्रयास करते हुए हाथ से काम करने के चीज़ों के साथ साथ में हमने कुछ प्रयास किया। तो आप जब गांव में जाकर देखते हो, आज की तारीख में आप भारत के कहीं भी किसी भी गांव में जाओगे तो आपको क्या दिखता है? मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, मुझे भाषण देना बड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बातचीत करना पसंद है। तो आप में से जितने जवाब ज़्यादा आएंगे उतना बात करने में मुझे भी आनंद आएगा। तो आप बताइए, आप जब किसी भी गाँव में, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी गाँव में जाते हो, आपको क्या दिखता है? खाली दिखता है। खत्म हो रहे हैं। एक तो चलो आपको दिखता है कि गांव खाली हो रहा है, और पशु खत्म हो रहे हैं। पशु खत्म हो रहे हैं, फिर पक्षी खत्म हो रहे हैं। हाँ पक्षी खत्म हो रहे हैं। पक्षी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो उससे भी ज्यादा खत्म हुए ना, तो हमारी तुलना में तो ज्यादा है, पशु भी ज्यादा है हमारी तुलना में, तो वहाँ पक्षी भी ज्यादा है। और क्या दिखता है? उड़ने ज्यादा होते हैं। मतलब जवान लोग वहां पर नहीं रहते हैं। फिर खेती बाड़ी कम हो रही है। खेती कम हो रही है। फिर मकान बदल रहे पहले की तुलना में मकान बदल गए। फिर शहर की तरह थोड़ा उनको टेस्ट जो नजदीक है उनको हाँ, थोड़ा लगने। आप जाइए गांव में कहीं भी किसी की भी शादी हो रही होगी, 5,000 लोग, 3,000, 4,000 लोग आज भी खाते हैं, वो अच्छी बात है गांव में, लेकिन किस में खाते हैं? थर्मोकोल की प्लेट में खाते हैं। और वो सब कहाँ फेंका जाता है? पास की नदी में फेंका जाता है। साबरमती नदी में रोजाना 55 करोड़ लीटर का गंदा अनट्रीटेड वेस्ट डाला जाता है प्रतिदिन। इसके कुछ आंकड़े निकाले थे मैंने, और इसीलिए साबरमती को भारत की दूसरे नंबर की सबसे गंदी नदी कहा जाता है। पहले नंबर पे यमुना है। तो हर एक बड़े शहर के पास की नदी का ये हाल है। अच्छा, यही नहीं, आपको दुनिया भर के बड़े शहरों के पास की नदियों का ये हाल मिलेगा। जहां पर नदियां अच्छी है वहां पर उनको अच्छे रखने के लिए इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं जिसमें इतनी ज्यादा बिजली खर्च की जाती है, जिस बिजली को बनाने के लिए इतना सारा कोयला या तो जलाया जाता है या किसी एक नदी को रोक के बिजली बनाई जाती है जिससे एक नदी साफ हो सके। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो आपको जहां पर बड़े शहर मिलेंगे विश्व के किसी भी कोने में, वहां आपको वो हिंसा के बिना संभव नहीं है। दुनिया का एक भी बड़ा शहर आपको नहीं मिलेगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप न्यूयॉर्क उठा के देख लीजिए, आप पेरिस देख लीजिए, आप लंदन देख लीजिए, आप सिडनी देख लीजिए, आप टोक्यो देख लीजिए। दुनिया में एक शहर दिखाई जिसके पास अपने पीने के पानी की खुद की व्यवस्था हो। मतलब समस्या का समाधान दूसरी समस्या है, दूसरों को लूट के, उनका पानी लूट के हम पिए, एक और समस्या समस्या का या समाधान। किसी दूसरे मनुष्य का पानी लूटेंगे, या किसी पशु का पानी लूटेंगे, या मछली का पानी लूटेंगे, या पक्षी का पानी लूटेंगे। हम किसी को लूट के अपनी समृद्धि बनाएंगे। स्विट्जरलैंड में इतना पैसा है, यूरोप में इतना पैसा है, कहां से आया? भारत को और बाकी दुनिया को लूट के आया। तो आज बड़े शहर अपने आप में इंग्लैंड बने बैठे हैं, और ये दुनिया भर की बात है। दुनिया भर में कोई भी शहर अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं बड़ी बात तो कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ भोजन और पानी की बात कर रहा हूं। उसके बिना कोई जी नहीं सकता ना। कोई बड़ा शहर अपने भोजन अपने पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, और फिर भी लोग जाना चाहते हैं वहां पे जो पराश्रित है। आज भारत, आप में से काफी सारे लोग जुड़े होंगे कुछ किसी ना किसी गतिविधि में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा कि ग्राम विकास का काम चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ग्रामीण सशक्तिकरण का काम चल रहा है, रूरल एम्पावरमेंट का काम चल रहा है। ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। ये सारे के सारे शब्द कोरे झूठ है। क्यों? क्योंकि ये सारे की सारी प्रक्रियाएं वास्तव में देखा जाए तो ग्राम्य शहरीकरण की प्रक्रिया है। ये रूरल अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है। विकास शब्द इतना भ्रामक है जो हम सबके सामने फेंका गया है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे ही, हैरी ट्रूमैन ने जो एक बात बताई थी कि दुनिया में कुछ देश अल्प विकसित है, कुछ अविकसित है, कुछ विकासशील है, कुछ विकसित है, उसने ऐसी एक बात को फेंक दिया और दुनिया ने उस बात को कैच कर लिया। जैसे हमारी आदत बनी हुई थी कि वहां से कोई भी कचरा है आप उसको कैच कर लो, वो फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, हम भी फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, मतलब वो जो भी पागलपन करेंगे हम करेंगे। तो उस तरह से ये पागलपन को भी हमने क्या, पूरी दुनिया ने कैच कर लिया, और ये एक मानदंड बन गया कि कुछ लोगों को विकसित कहा जाएगा, कुछ को विकासशील कहा जाएगा। और आज भी हमारी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, इसी के पीछे लगी हुई कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनने का अर्थ क्या होता है? विकसित राष्ट्र किसको कहेंगे आप? अमेरिका को कहेंगे जो अपनी प्रोडक्शन चाइना को आउटसोर्स करता है पूरी,
जो अपना पूरा कचरा यहाँ पे अलंग में फिकवाता है, जो अपने हथियार बेच के पैसा कमाने के लिए अरब विश्व में युद्ध करवाता है, कईयों को मरवाता है। क्या आप उसे विकसित कहेंगे? तो जिस प्रकार की एक आर्थिक संपन्नता की बात आज दुनिया में प्रचलित है, वो बिना लूट खसोड़ के, बिना हत्याओं के, बिना हिंसा के संभव नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। इस बात को महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में बड़े सरल शब्दों में समझाया था कि यदि भारत को ब्रिटेन का मार्ग पकड़ना है तो इतने छोटे से ब्रिटेन को पूरी पृथ्वी को गुलाम बनाना पड़ा। इस प्रकार की संपन्नता के लिए भारत के अंदर तो उस प्रकार का शोषण करने का भाव है ही नहीं। यदि किसी प्रकार से हम उतने क्रूर बन भी गए और यदि हमने उस रास्ते को अपना भी लिया तो हमको 3-4 पृथ्वी तो आयात करनी पड़ेगी शोषण करने के लिए, क्योंकि हम तो बहुत बड़े देश हैं ब्रिटेन की तुलना में। तो ये मतलब आप सिद्धांतों में, आदर्शों में, विचारों में ना भी जाओ तो भी ये मेरी मूर्खता है इस रास्ते के ऊपर चलना कि हर घर में 2 गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास अपना बंगला होना चाहिए, सबके पास एलपीजी सिलेंडर होना चाहिए। ये सब मूर्खता की बात है। अभी बताया जैसे भाई साहब ने, ये बड़ी सही बात है। हमने कभी चूल्हे के बारे में बात की, मैंने कुछ लिखा था तो किसी ने पूछा कि अच्छा लकड़ी जलने से तो धुआं नहीं होगा। मैंने बोला ये बताइए कि एलपीजी का सिलेंडर कौन से पेड़ पे होता है, मैं जाके तोड़ के ले आऊंगा। वो आपको दिखता नहीं है, उसकी बनने की प्रक्रिया में क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे शब्द आप हमारे सामने फेंके जाते हैं ताकि हमको बेवकूफ बनाया जा सके। दुनिया भर में क्लाइमेट समिट होती है जिसमें लोग अपना प्राइवेट जेट लेके उड़ के जाते हैं और कहते हैं कि आपको अपना कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। अरे जूते मारने चाहिए ऐसे नेताओं को दुनिया भर के, भारत का हो या चाहे विदेश का हो। लेकिन हम उनको अपना नेता मानते हैं और हम मानते हैं कि नहीं, उनकी बताई हुई राह पर हमें चलना है। तो मेरा अनुरोध केवल ये है कि हम भारत के गांवों को जानने पहचानने का एक प्रयास करें, उसकी मूल संकल्पना को जानने पहचानने का प्रयास करें। वो कैसे होगा? जैसे गांव में हमने बात की कि काफी सारा कूड़ा कचरा मिल जाता है ना। आपने कहा कि इंसान कम हो रहा है, जानवर कम हो रहा है, पक्षी कम हो रहे हैं, सब बात ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। यहाँ से आप बाहर निकलिए, ये तो फिर भी थोड़ा शहर के बाहर का इलाका है साबरमती का। अब थोड़ा सा शहर के भीतर जाइए और किसी भी अनजान व्यक्ति के घर की घंटी बजाइए और कहिए भाई साहब, बहन जी, जो भी है, बड़ी प्यास लगी, थोड़ा पानी मिलेगा? या तो पानी नहीं मिलेगा या तो आपको बोला जाएगा यहाँ पे खड़े रहिए, मैं आपको गिलास देता हूँ या देती हूँ, और आपको घर की दहलीज के बाहर गिलास थमा दिया जाएगा, आप पानी पियो चलते हो। या तो दरवाजा ही नहीं खिलवाया जाएगा या तो मना कर दिया जाएगा। ये किसी भी शहर में होगा। आप गाँव में जाकर कहीं पे कहिए कि प्यास लगी है, आपको मान सम्मान से बिठाया जाएगा। आज भी आपको पानी पूछा जाएगा। ये हमारे साथ हुआ है। हम कभी घूम रहे थे कहीं पे कच्छ में और हमने किसी से पता पूछा कि हमें इनके खेत पे जाना है, जरा हमें पता बताइए। तो बोले उनके खेत में तो बाद में जाइएगा, मेरे खेत में अभी आम एकदम बढ़िया तैयार है, पहले यहाँ पे आइए, थोड़े आम खाइए, 10-20 किलो, कम नहीं, 10-20 किलो मैं आपको पैक करके देता हूँ, आप अपने घर ले जाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को खिलाइए, क्योंकि जब आप खाओगे तो हमको याद करोगे और मैं आपको आपके मित्र के खेत पे छोड़ के भी आऊंगा। ये तो हमारा खुद का अनुभव है और कई कई क्षेत्रों में ये अनुभव आपको होंगे, कुछ कुछ गाँव में नहीं भी होंगे, लेकिन किसी भी गाँव में आप चले जाइए, आपको कम से कम खाने पीने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। आप अगर वहां जाकर कहते हो कि नहीं मैं फंस गया हूँ, यहाँ पे मुझे रुकना है रात को, तो गांव में कोई घर तो मिल जाएगा जो आपको रात को वहां पर ठहराने की व्यवस्था करेगा। आप जिसके घर जा रहे हो उसके घर पे सुविधा नहीं है तो आपको ले जाएगा कि नहीं आप इनके घर पे रुकिए, वहां पर आपका सारा प्रबंध हो जाएगा। तो ये तो आज भी गाँव में चलता है और यहाँ पे अपवाद रूप में आपको कोई घर शायद मिल जाए। मुख्य धारा, शहर की मुख्य धारा में ये बात नहीं है। तो ऐसा तो क्या है गाँव में जो शहर में गायब है और फिर भी गांव शहर की तरफ आ रहा है? ये क्या माया जाल है, बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ये माया जाल राजनीतिक लोगों का है जो मत के भिखारी है, सबका धंधा तोड़ते हैं, हर जाति के धंधे तोड़ दिए, सब में भेद डाल दिया, फूके डाल दिया, चुनाव में वाले सबको अंदर अंदर करवा के सहाय ग्रांट दे के भिखारी बना दिया। बिल्कुल, सीतारंजन ने कहा ये कारण, ये तो बिल्कुल सही है। और क्या कारण आपके ध्यान में? ये जो क्यों जा रहा है, वही प्रश्न है। गांव के लोगों, ये 2 चीजें हैं। गांव के लोगों के दिमाग में रख दिया है कि आप पिछड़े हुए हैं, क्योंकि टीवी में जो दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है। तो यहाँ से शिक्षा, राजनीति, मीडिया जो शहरों का मतलब ग्लोरिफिकेशन करते हैं और जिस तरह से मापदंड रखते हैं, और हमने एक चीज नोटिस करी है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में
जो पूरा का पूरा तंत्र है, जो कि वही जो आपने बोला था रूरल अर्बनाइजेशन करने की दिशा में चल रहा है, तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में एक लाइन अवश्य बोलता है कि हम गांव को भी शहरों की तर्ज पर विकसित करेंगे। और उससे लोगों को लगता है कि जब मुख्यमंत्री बोल रहा है तो शायद हमारा विकास इसी तरह से होगा। बिल्कुल, और यही मार्ग आपके सामने बचा है और कि गांव यदि शहर के जैसा बन गया तो गांव सफल हो गया। तो एक बड़ी अच्छी बात इसलिए कही जाती रोजगार, है। शिक्षा, रोजगार के सारे साधन पहले शहरों में मुहैया कराए गए और लोगों को यह बताया गया कि तुम्हें अपने बच्चों को लेकर के शहर जाना है। तो पहले शहर को उनके साथ ऐसे जोड़ करके पहले जोड़ा गया कि उनको शहर चाहिए। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हमारे यहाँ। जी अशोक भाई। जी, संक्षिप्त में अगर कहूँ तो संपत्ति और सत्ता के बीच की भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न। आप में से कुछ को शायद थोड़ा पता होगा, संस्कृत में एक शास्त्र कहा जाता है जिसका नाम है निरुक्त। निरुक्त क्या होता है पता है किसी को? निरुक्त होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। कौन सा शब्द कैसे बना है उसकी पूरी परिभाषा होती है। आप कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, उसकी मूल धातु को उठाकर देख लीजिए और निरुक्त से आपको उसका पूरा मायना मिल जाएगा कि कैसे बना है। मुझे ये बताया शहर शब्द कहाँ से आता है? कहाँ से आया? उसकी धातु क्या है? संस्कृत में तो धातु होती है ना सबकी। क्या धातु है उसकी? हमारे इधर नगर थे। भारत में नगर की व्यवस्था थी। सप्तपुरी की हमारे यहाँ बात चलती है, कितनी सारी प्राचीन नगरियां थी, हमारे यहाँ शहर नहीं थे। शहर और नगर में क्या फर्क होता है? सेंट्रलाइज व्यवस्था वाला शहर। नगर की भूमिका क्या होती है? इसमें कर नहीं होता जी, नगर की भूमिका क्या होती है? तो गांव से नगर की भूमिका होती है गांव में होने वाले उत्पादन का एक योग्य वितरण, वो करने की भूमिका होती है नगर की। नगर में भी उत्पादन होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है कि नगर में केवल वणिक वर्ग रहता है, वो बात नहीं है। लेकिन नगर के भीतर आता है सारा उत्पादन और वहां से उसका विभाजन होकर कुछ यहाँ जाता है, कुछ यहाँ जाता है, कुछ यहाँ जाता है। तो वहां पर नगर जो है वो गांव का पूरक है, यहाँ पर शहर जो है वो गांव का शोषक है। ये एक भेद हमें पहचानना होगा कि शहरी व्यवस्था कतई भारत की नहीं है। शहरों को हमें संपूर्णतया अस्वीकार करना ही होगा। नगरीय व्यवस्था जरूर रही है। भारत गांवों का देश है, ये गलत बात है। भारत में नगर भी रहे हैं। अयोध्या प्राचीन नगरी है, अवंतिका यानी उज्जैन प्राचीन नगरी है ना। आपको बाकी कई सारे आप नगर देख लेंगे, मतलब प्राचीन तो काफी सारे हैं। वैसे देखा जाए तो अहमदाबाद को भी 600 वर्ष हो गए, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन सप्तपुरी की जो हमारे यहाँ बात चलती है, वाराणसी देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा विद्याधाम जिसे कहा जाता है। तो नगर तो हमारे यहाँ बहुत रहे, लेकिन शहर नहीं रहे। शहर और नगर के बीच में आज यदि हमें भेद करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक छोटा सा उसका पैमाना बताता हूँ, एक छोटा सा पैमाना, मतलब ये कोई बहुत परफेक्ट बात नहीं है, मैं बस अंदाजे के लिए बोल रहा हूँ। आप जनसंख्या देख लीजिए, जहां की जनसंख्या आपको 10 लाख से कम मिलेगी, वहां जीवन फिर भी जीने लायक होगा, वहां आपको आत्मीयता मिलेगी। 10 लाख से कम जनसंख्या देख लीजिए। हमने जो अभ्यास किया था, मैंने जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की बात बताई, उसमें एक ये भी पैरामीटर था कि जिस राज्य में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले अधिक शहर है, वहां बीमारी ज्यादा है। आपने हरियाणा की बात छेड़ी, हरियाणा में 2011 के आंकड़ों के अनुसार एक भी शहर नहीं है 10 लाख से ज्यादा वाला, है ना। और हमने देखा कि बीमारी भी कम है। चंडीगढ़ एक है, वो तो दोनों का साझा है ना। तो बाकी देखा महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, गुजरात में बहुत सारे हैं, यूपी में बहुत सारे हैं। आप आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, वो ऊपर है। राजस्थान में केवल 3 थे उस समय पे, एमपी में 3-4 ही थे। तो ये सारी बातें भी, ये जो हमारा ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है और जो आज के आंकड़े, ये एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। तो फिर भी गांव की परिभाषा अभी बाकी है समझनी। गांव की परिभाषा क्या होगी? गांव किसे कहेंगे? गांव किसे कहेंगे? प्राकृतिक जीवन तो यहाँ भी कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग तो जीते हैं शहर में। कृषि आधारित, मुख्य कृषि आधारित। अच्छा ये बताइए, यदि गांव में मुख्य कृषि है तो क्या एक किसान, हमारे इतने सारे प्राचीन मंदिर हैं, क्या एक किसान ये मंदिर बना सकता है? क्या किसान पत्थर के इतने बड़े बड़े मंदिर बना सकता है? नहीं बना सकता। अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ का कपड़ा इतना जाना जाता था, ढाका की बात थी, लेकिन देश भर में अलग अलग तरह का कपड़ा बनता था। मलमल की जो बात थी ना, अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत खादी के साथ काम किया तो एक पैरामीटर होता है काउंट,
जो भी धागा बनता है 1 किलोग्राम धागा जितनी लंबाई का होगा उतना उसका काउंट, जितने किलोमीटर लंबा होगा उतना उसका काउंट कहा जाता है। तो आज जो बॉक्स चरखा जो है गांधी जी वाला, उसके ऊपर काम करने वाले लोग 40 काउंट के आसपास का धागा बना देते हैं, 40-50 काउंट, उससे ज़्यादा बनाना मुश्किल है उसके ऊपर। जो खड़ा चरखा है जिसे आंध्र चरखा कहा जाता है, उसके ऊपर आप काम करो, आप 100, 150, 150 काउंट तक बना सकते हो, उससे ज़्यादा मुश्किल है। आज की तारीख में उससे ज़्यादा बनाना